हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रकार की कंफ्यूजन है या किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप चैट के माध्यम से या पूछ सकते हैं मुझसे, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जो आपका यूनिट 6 का चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इस चैप्टर को हम आज स्टार्ट करेंगे। बच्चों, हम अभी तक पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की बात कर रहे थे। यानी कि एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की बात कर रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जिस तरह से हमने ये जाना कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है 3 पार्ट्स में, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो जब भी लैंगिक जनन की बात होगी, आप सभी को पता है कि मनुष्यों में जो जनन की प्रक्रिया है वो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। इसमें आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल गैमीट्स का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल गैमीट्स का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद मेल गैमीट्स का फीमेल गैमीट्स तक पहुंचने की प्रक्रिया और उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में गर्भ में किस तरह से बच्चे का निर्माण होता है, कैसे प्रसव प्रक्रिया होती है, ये भी आपको जानना है। इस चैप्टर में आपको मनुष्यों में जनन की प्रक्रिया किस तरह से होती है उसके बारे में जानना है ना। अभी आप सभी क्लास 12th में आ गए हैं, तो क्लास 12th के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नीट की तैयारी कर रहे होंगे, नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और डॉक्टर बनने का सपना रखते होंगे। तो इंट्रोडक्टरी तौर पर पूरा किस तरीके से ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा डीप में आपको क्लास 12th में बताया गया है। सबसे पहले आपको पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, यानी कि नर जनन अंग के बारे में आपको पढ़ना है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सबसे पहला टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, आप सभी को पता है कि ह्यूमन बीइंग्स यानी मनुष्य जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और विविपेरस होते हैं, यानी कि सजीव प्रजक होते हैं, यानी अपने ही जैसे छोटे शिशु को जन्म देते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो शरीर के इन ह्यूमंस, द रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी। रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट हो जाता है ना। ये पॉइंट आपको लिखना है। ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड आर विविपेरस। ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं, लैंगिक तौर पे रिप्रोड्यूस करते हैं, लैंगिक प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं और सजीव प्रजक होते हैं। ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव फेज जो है, जनन की प्रावस्था जो है, उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। उसमें सबसे पहले होती है गैमीटोजेनेसिस, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में दोनों में गैमीट्स के बनने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस। उसके बाद इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है और उसके बाद होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। तो ऊपर का गैमीटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन ये आपका होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके बाद आपका आता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, और इम्प्लांटेशन और जेस्टेशन, पार्चुरेशन, ये तीनों आपका आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद जो भ्रूण है उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है माँ के गर्भ में, वो स्थापित होता है और उसके बाद फिर 9 माह की जो गर्भावस्था होती है वो होता है जेस्टेशन पीरियड, और पार्चुरेशन यानी कि प्रसव की प्रावस्था होती है। तो बिना देरी किए हुए हम सीधे समझने की कोशिश करेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस तरीके का होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसका सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम तो बुक में भी है इसी तरीके का, है ना।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो शरीर के पेल्विक रीजन में स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? पेल्विक रीजन में, यानी कि कमर से नीचे की तरफ के भाग में ये प्रेजेंट होता है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन में उपस्थित होता है। इसमें होता है आपका क्या क्या चीजें होती हैं? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि एक जोड़ी वृषण होता है। एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स होती हैं उसमें, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, 3 पार्ट्स इसमें होते हैं। शरीर में टेस्टिस जो है इसका हम, ये जो टेस्टिस है इसको, इसका डायग्राम सबसे पहले सभी बच्चे इसका डायग्राम बना लेंगे। सभी बच्चे सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। और डायग्राम बनाने के बाद ही हम अच्छी तरह से इसको समझेंगे। टेस्टिस जो है बच्चों, इसका डायग्राम आप बनाएंगे। अब इसमें आप लेवलिंग करेंगे। वास्ट डिफरेंस, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, पहले डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद हम एक एक करके इसको समझेंगे। डिफरेंट डक्ट्यूल्स, रीच टेस्टिस, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, टेल ऑफ टेस्टिस, टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, और इधर की साइड में हम ट्यूनिका वेजाइनेलिस के अंदर जो 2-3 पार्ट्स हैं उनको अलग अलग लिख लेंगे। पैराइटल लेयर होती है सबसे बाहर वाली लेयर, जो बीच में होती है कैविटी, अंदर की तरफ होती है विसरल लेयर, ठीक है, और होता है कैप्सूल ट्यूनिका एल्बुजिनिया। स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स होती हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। सिचुएटेड विद इन द स्क्रोटम विच प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस एंड ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिस जो है वो जिस थैले के अंदर मौजूद होता है उसे हम स्क्रोटम कहते हैं। और स्क्रोटम क्या करता है? टेम्परेचर को, टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें जो स्पर्म्स के बनने की प्रोसेस है उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ज्यादा टेम्परेचर होता है तो स्पर्म्स के बनने की प्रोसेस ठीक नहीं होती है ना। तो शरीर में टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। पहला ये लाइन लिखेंगे, जो आउटर कैविटी होती है ना, जो आउटर वॉल होती है, जो सैक होता है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है, उस पाउच को हम कहते हैं स्क्रोटम। अब स्क्रोटम जो होता है टेस्टिस के टेम्परेचर को इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रखने में सहायक होता है। और क्यों कम रखना चाहिए? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसके लिए ये आवश्यक है, मतलब कम टेम्परेचर का होना आवश्यक है, नहीं तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। तो ईच टेस्टिस is 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। 4 से 5 सेंटीमीटर तक की लंबाई में होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई। हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स, उसके अंदर 250 के करीब कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं।
टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आप स्क्रीन में जैसा कि देख पा रहे हैं ऊपर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये क्या है जो आपको बिल्कुल मुड़ी तुड़ी संरचना दिखाई पड़ रही है, ये होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्क्रोटम जो है वो टेस्टिस के टेम्परेचर को इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रखने में सहायक होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है। एडल्ट में हर एक टेस्टिस जो है वो ओवल शेप का होता है, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, विथ 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस डेंस कवरिंग के द्वारा कवर्ड होते हैं। हर एक टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। हर एक लोब्यूल के अंदर क्या होता है, हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3, या 1 होगी या 2 होगी, मिनिमम 1 हो सकती है और मैक्सिमम 3 हो सकती है। हाईली कॉइल्ड का मतलब बहुत ज्यादा कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनमें क्या होते हैं, जिनमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसका भीतरी भाग 2 तरीके की सेल्स से लाइंड होता है। जो भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसकी जो इंटरनल वॉल है वो 2 तरीके की सेल से लाइंड होती है ना। एक तो होती है मेल जर्म सेल्स, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और दूसरी होती है सर्टोली सेल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैव सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स व्हिच आर साइट्स ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन। बहुत ध्यान से सुनेंगे, टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो स्पर्म फॉर्मेशन उन्हीं जगहों पे होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरीके की सेल्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। पहली होती है मेल जर्म सेल्स, दे अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म स्पर्म्स। मेल जर्म सेल्स होती हैं, उनका काम मैंने आपको बताया, दे अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म स्पर्म्स। और मेल जर्म सेल्स में ही मियोसिस की प्रोसेस होती है, जिससे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। और दूसरी सेल्स तरीके की सेल्स होती हैं जिन्हें हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल्स। और ये सर्टोली सेल्स जो हैं ये जर्म सेल्स को नरिशमेंट देने का काम करती हैं। अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन के बनने की प्रोसेस को ध्यान दें, तो हमने उसमें देखा था कि 4 लेयर्स होती हैं। अंदरूनी लेयर जो होती है टेपिटम, वो नरिशमेंट देती है ना, और पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होने के लिए। इसी तरह से टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो 2 तरीके की सेल्स से लाइंड होती हैं। पहला होता है मेल जर्म सेल्स और दूसरा होता है सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स जो होती हैं दे अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म स्पर्म्स, और सर्टोली सेल्स जो होती हैं दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल्स। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ रीजन होता है उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या प्रेजेंट होता है, रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस व्हिच कंटेन्स लीडिंग सेल्स, जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। द लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस एंड्रोजेंस, यानी कि वो एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण करते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स के प्रोडक्शन के साथ साथ टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन लाइक पीनिस एंड टेस्टिस। इट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। यानी कि स्पर्म्स के प्रोडक्शन के साथ साथ वो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन भी स्रावित करता है, और ये हार्मोन जो है मेल सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी होता है, और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो बॉयज में आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, उनमें भी ये सहायक होता है। तो ये जो डिटेल है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, इसमें आपको मैंने बताया कि सबसे पहले क्या होता है, बिल्कुल बाहर से सोचेंगे, सबसे पहले क्या होता है, स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर होता है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर होते हैं लगभग 250 कंपार्टमेंट्स, जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। उनके अंदर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 हाईली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और उनके अंदर 2 तरीके की सेल्स से वो लाइंड होती हैं।
जिन्हें हम मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स कहते हैं। सर्टोली सेल्स मेल जर्म सेल्स को नरिशमेंट देती हैं और मेल जर्म सेल्स के अंदर मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप स्पर्म्स का निर्माण होता है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की अगर हम बात करें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की बात करें तो ये जो एरिया है ये इंटरस्टिशियल सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? इसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर वाले रीजन को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स कहते हैं। लीडिंग क्यों कहते हैं? लीडिंग ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको लीडिंग सेल्स भी कहा जाता है। लीडिंग सेल्स एंड्रोजन नामक टेस्टिकुलर हार्मोन्स को सिंथेसिस करती है और सिक्रीट भी करती है। इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स पाई जाती हैं। अब जब मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स की बात करें तो उसमें होती है रीट टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। तो टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं रीट टेस्टिस के माध्यम से वासा इफरेंशिया में खुलती हैं और वासा इफरेंशिया टेस्टिस से निकलकर एपिडिडाइमिस में खुलती है ना। तो अगर मेल गैमीट जो है इसको हम देख लेते हैं। मेल गैमीट जिसको हम स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, इसकी बनावट कैसी होती है इसका डायग्राम बना लेंगे सभी बच्चे। और क्योंकि क्लियर इसमें दिया हुआ है, डायग्राम से ही काफी कुछ समझ में आ रहा है, तो इसलिए यही डायग्राम आप बनाएंगे। इसमें सामने की तरफ होता है केंद्रक न्यूक्लियस, ठीक है, और आगे की तरफ एक लार्ज सिक्रीटरी वेजाइकल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है, 3 भागों में बटा हुआ होता है, हेड, नेक और टेल। हेड और नेक के पीछे उसका खुद का माइटोकॉन्ड्रिया अटैच होता है जो उसको एनर्जी देता है आगे बढ़ने के लिए। तो मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है जो स्पाइरल शेप में होता है। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है और पीछे की तरफ होती है टेल। स्पर्म जो है उसके अंदर 4 मेन रीजन्स होते हैं। A sperm consists of 4 main regions. Head. It contains a nucleus that carries the genetic material. Nucleus present होता है head में जिसमें आनुवंशिक पदार्थ मौजूद होता है। It also contains a large secretory vesicle called acrosome. It secrete. एक्रोसोम क्या करता है? hyaluronides एंजाइम सिक्रीट करता है जो आपको स्पर्म की एंट्री ओवम वॉल के अंदर हो जाए उसमें हेल्प करता है। दैट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू द एग बाय डिसॉल्विंग द ओवम वॉल। ओवम वॉल को ये एंजाइम क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करेंगे कि एक्रोसोम कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है। एक्रोसोम कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है? दूसरा पार्ट आता है नेक। दूसरा पार्ट आता है नेक। इट जॉइंस द हेड एंड मिडिल पार्ट। नेक जो है वो हेड और मिडिल पार्ट को ज्वाइंट करने का काम करता है। मिडिल पीस में क्या होता है? इट कंटेन्स सेवरल माइटोकॉन्ड्रिया दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं जो स्पर्म को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं जिससे उसकी वो आगे बढ़ सके। ठीक है, टेल जो है वो स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। 4 भाग हो गए। हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अच्छी तरह से समझने के लिए आपने सबसे पहले जाना कि स्क्रोटम होता है। स्क्रोटम एक पाउच होता है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम के कारण टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो पूरे शरीर के मुकाबले 2 से 2.5 डिग्री तक कम होता है। एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स में क्या क्या चीजें होती हैं वो हम देखेंगे। एक्सेसरी डक्ट्स में इंक्लूड होता है रीट टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, एपिडिडाइमिस,
वास डिफरेंस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब अगर उस डायग्राम को ध्यान रख के हम सोचें, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू द वासा एफरेंशिया थ्रू द रीड टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो वासा एफरेंशिया में खुलती हैं और रीड टेस्टिस के बाद। द वासा एफरेंशिया ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस व्हिच लीड्स टू द वास डिफरेंस। द वास डिफरेंस ओपन इनटू द यूरेथ्रा along with a duct from the seminal vesicle called the ejaculatory duct. The ejaculatory duct stores the sperms and transports them to the outside. Ejaculatory duct जो है वो sperms को store कर लेती है और outside के लिए transport करती है. The urethra starts from the urinary bladder, extends through the penis and open via the urethral meatus. Accessory glands में क्या क्या चीजें होती हैं? 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, एक्सेसरी ग्लैंड्स में। पहली तो होती है अ पेयर ऑफ सेमाइनल वेसाइकल्स, यानी कि सेमाइनल वेसाइकल्स की एक जोड़ी मौजूद होती है। वन इज ऑन लेफ्ट साइड, वन इज ऑन राइट साइड। मौजूद होती है प्रोस्टेट ग्लैंड और मौजूद होती है अ पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। क्या मौजूद होती है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। अब इसमें इन तीनों से क्या क्या चीजें निकलती हैं, क्या क्या चीजें सिक्रीट होती हैं, वो भी आपको जानना है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे हैं। उसमें जो मेल एक्सेसरी डक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? डक्ट्स और ग्लैंड्स अलग अलग हैं। डक्ट्स कौन कौन सी हैं? रीड टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो रीड टेस्टिस के माध्यम से वासा एफरेंशिया में खुलती है। वासा एफरेंशिया टेस्टिस से निकल करके एपिडिडाइमिस में खुलती है। एपिडिडाइमिस के हर एक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। एपिडिडाइमिस कहाँ है? वास डिफरेंस में खुलती है। वास डिफरेंस में एब्डोमेन की ओर ऊपर जाती है और यूरिनरी ब्लैडर की ओर लूप बनाती है। ये जब यहाँ पे लूप बनाती है तो वास डिफरेंस में सेमिनल वेसाइकल से एक डक्ट आती है और यूरेथ्रा में इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में खुलती है। ये डक्ट टेस्टिस से जो स्पर्म्स होते हैं उनको स्टोर करती है और यूरेथ्रा के द्वारा इनको बाहर ट्रांसफर करती है। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है और पीनिस के अंदर से गुजर करके बाहर एक छिद्र के रूप में खुलती है, पोर के रूप में, जिसे हम यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, है ना। और पीनिस जो है वो मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। पीनिस स्पेशल टिश्यूज का बना हुआ होता है और पीनिस के एरेक्शन में सहायता करके इंसेमिनेशन में हेल्प ये करता है। तो ये जो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम है, ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए और किन चीजों से क्या निकलता है। हम मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स की यदि बात कर लें तो इसमें एक जोड़ी सेमिनल वेसाइकल्स होती हैं, एक प्रोस्टेट होता है और एक पेयर जो है वन पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन क्या है? इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन जो है वो सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करना है। सेमिनल प्लाज्मा में फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन जो होता है उसमें सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है। सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन है वो पीनिस के लुब्रिकेशन में हेल्पफुल होता है। तो इसका क्लियर आप लोगों को इसको नोट करना है ना। सबसे पहले लिखेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें लिखेंगे आप क्लियर। पहले तो ये सब चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, है ना। इसको एज इट इज वर्डिंग्स जो है एज इट इज इंग्लिश में ही लर्न करेंगे सभी बच्चे, है ना। टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है।
इसमें एक पेयर टेस्टिस और एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं और ग्लैंड्स होती हैं, है ना। तो एक्सेसरी डक्ट्स का नाम और ग्लैंड्स का नाम आपको याद करना है। टेस्टिस के अंदर जो जो सेल्स पाई जाती हैं उनका नाम भी आपको याद करना जरूरी है ना। स्क्रोटम का क्या काम है ये आपको लर्न करना जरूरी है। उसके अंदर कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं ये आपको याद करना जरूरी है। कितनी हाईली कॉइल्ड जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, हर एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 हाईली सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं जिसमें स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, उनको आपको लिखना है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो 2 सेल्स की लाइनिंग होती है उन दोनों सेल्स का नाम आपको लिखना है। मेल जर्म सेल याद रखना है आपको, सर्टोली सेल्स याद रखना है आपको, है ना। तो ये सब जो है इसमें आपका इंटरस्टिशियल सेल्स, लीडिंग सेल्स, उनका नाम याद रखना है और कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है वो भी आपको याद रखना है। अब आज के सेशन में, कल के सेशन में हम क्या करेंगे, मैं आपको डायग्राम बना करके समझा दूंगी, है ना, कि किस तरह से आपको याद रहे स्टेप बाय स्टेप। उसको भी आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से और एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगी कि किस तरह से आपको ये जो कॉम्प्लेक्स वर्डिंग्स हैं ये आपको याद रहें, क्योंकि ये जो वर्डिंग्स हैं ये थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में ये वर्डिंग्स यूज होती हैं और इन वर्डिंग्स को हम सामान्य बातचीत की भाषा में नहीं इस्तेमाल करते, इसलिए उसके बारे में हमें जानकारी होती है कम। तो और हमें पढ़ना क्या है, हमें इन्हीं मेडिकल लैंग्वेज को समझने की जरूरत है। और चूंकि आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं मैं आपको बोलूंगी कि आप एज इट इज इंग्लिश में ही वर्डिंग्स को लर्न करें, हिंदी में लर्न करने की कोशिश नहीं करेंगे। एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स का नाम आप नोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे। ये डायग्राम बना लिया सभी बच्चों ने। इस डायग्राम का जो मेन चारों रीजन्स हैं वो नोट करेंगे। कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है एक्रोसोम से वो नोट करेंगे। बच्चों ये डायग्राम सभी बच्चे अपनी कॉपी में बनाएंगे और इसकी लेवलिंग भी आप सभी कंप्लीट करेंगे। बच्चों आज की क्लास में चैप्टर नंबर 3 आपका है क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जाना। मैंने आपको टेस्टिस के इंटरनल डायग्राम शो करा था, जिसमें आपको मैंने बोला कि उसका आप डायग्राम भी बनाएं और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर लेवलिंग भी जरूर कर लें। स्पर्म का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी आपने देखा और चीजें जो है वो जो बोर्ड में आपको बताई जाती हैं उसको आपको पॉइंट वाइज नोट करना है, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो ये वर्डिंग्स ऐसी हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगती हैं, लर्न नहीं होती। तो आपको साथ साथ लर्न करते हुए चलना है, लिखते हुए चलना है। कल की क्लास में हम इसी को थोड़ा सा और आगे ब्रीफ में समझेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।